वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। अभी मैंने आपको म्यूटेशन के बारे में बताया था लास्ट वीडियो में। पूरा म्यूटेशन का बेसिक कंसेप्ट बताया था और उसकी कॉजेज़ बताए थे। अब मैं आपको म्यूटेशन के पार्ट 2 वाले वीडियो में उसका मॉलिक्यूलर बेसिस और जो बेसिक क्लासिफिकेशन का आधार है, किस बेसिस पे हम म्यूटेशन को क्लासीफाई करते हैं, वो बताने वाली हूँ। देखिए, म्यूटेशन जो रहता है उसको हम कहीं डिफरेंट एस्पेक्ट से स्टडी कर सकते हैं। एक तो सबसे पहला है बाय इफेक्ट ऑन स्ट्रक्चर। जैसा कि मैं वीडियो के शुरू से आपको बोल रही हूँ कि अगर स्ट्रक्चरल इफेक्ट यदि म्यूटेशन का है तो उसके बेसिस पे हम म्यूटेशन को, स्ट्रक्चरल इफेक्ट ज़्यादातर कहाँ देखा जाता है इसका, क्रोमोसोम में। तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आना म्यूटेशन है और उसके नंबर में चेंज आना म्यूटेशन है। ये मैं बहुत अच्छे से वीडियो के शुरू से एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा तो वो डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्शन या ट्रांसलोकेशन, ये 4 तरीकों से आ चुका है। डिलीशन आ सकता है, यानी कि डिलीशन यानी कोई पार्ट, कोई क्रोमोसोम का कोई हिस्सा हट जाए, डिलीट हो जाए। डुप्लीकेशन यानी कोई पोर्शन क्रोमोसोम का अपने आप को मल्टीप्लाई कर ले, डुप्लीकेट हो जाए। इन्वर्शन यानी 180 डिग्री के ऊपर सेगमेंट जो है वो पूरा रोटेट हो जाए। और ट्रांसलोकेशन यानी एक क्रोमोसोम का पार्ट जाकर के दूसरे क्रोमोसोम पर अटैच हो जाए, है ना। ये अपने आप में सेल्फ टॉपिक्स है, तो ज़्यादा डिटेल पे अभी नहीं जाएंगे अपन। इसका जब स्ट्रक्चरल चेंजेस का वीडियो बनाएंगे तब इसे डिटेल में देखेंगे। तो इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम के चेंज होता है तो भी वो म्यूटेशन है, और अगर उसके नंबर में, जो भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अगर नंबर घटता है या बढ़ता है तो वो एनोप्लॉइडी है। अगर क्रोमोसोम का पूरा सेट घटता है या बढ़ता है तो वो यूप्लॉइडी है। उस तरह से अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में या उसके नंबर में किसी भी प्रकार का चेंज आता है तो वो म्यूटेशन कहलाता है। तो वो पहला क्लासिफिकेशन है म्यूटेशन का। देन दूसरा है कि अगर किसी भी तरह से फंक्शनल चेंज आए जीन में या क्रोमोसोम के उसमें, या जीन अपना फंक्शनल एस्पेक्ट खो दे, जीन का फंक्शनल एस्पेक्ट खो जाए, देन ऑल्सो इट कैन लीड टू म्यूटेशन। अब इस क्राइटेरिया से यदि हम क्लासीफाई करें तो कौन कौन से प्रकार के म्यूटेशन होते हैं। एक होता है डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन। इसमें क्या होता है, सच म्यूटेशंस कंटेन एन ऑल्टर्ड जीन प्रोडक्ट विच वुड एक्ट एंटागोनिस्टिक टू द वाइल्ड टाइप अलील रिजल्टिंग इन ऑल्टर्ड मॉलिक्यूलर फंक्शन। देखिए, पहले तो ये 2 बेसिक टर्मिनोलॉजी समझिए। वाइल्ड टाइप जो होता है ओरिजिनल कैरेक्टर, जैसे मानिए ड्रोसोफिला की आंख अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर ग्रे आई उसका वाइल्ड टाइप कैरेक्टर है तो और वाइट आई उसका म्यूटेटेड कैरेक्टर है, तो जो ओरिजिनल कैरेक्टर होता है उसको हम वाइल्ड टाइप कैरेक्टर बोलते हैं, और जो म्यूटेशन के बाद कैरेक्टर बनता है उसको हम म्यूटेटेड कैरेक्टर बोलते हैं। तो ये जो डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन होती है, इसमें एक ऑल्टर्ड जीन प्रोडक्ट जनरेट होता है। और ऑल्टर्ड जीन प्रोडक्ट मतलब कि जो जीन से बनने वाला जो प्रोडक्ट है, जीन का प्रोडक्ट प्रायः यहाँ प्रोटीन के संदर्भ में ज़्यादातर हम उसे जानते हैं। तो जो प्रोटीन, क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ कि जीन अल्टीमेटली सब चीज़ों को कंट्रोल करेगा, उसी के निर्देशन में डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए से एमआरएनए बनेगा वाया ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा वाया ट्रांसलेशन। तो ये डिफेक्टिव जीन है तो वो डेफिनेटली डिफेक्टिव प्रोटीन बनाएगा। और ये जो डिफेक्टिव जीन प्रोडक्ट होगा, ये जो डिफेक्टिव प्रोटीन होगा, वो जो फंक्शन करेगा वो ओरिजिनल फंक्शन नहीं करेगा। ओरिजिनल फंक्शन जो एक नॉन म्यूटेटेड ऑर्गेनिज्म में होगा उसका जस्ट उल्टा फंक्शन ये म्यूटेटेड ऑर्गेनिज्म में कराएगा। मतलब एक जो नॉन म्यूटेटेड ऑर्गेनिज्म है उसमें जो जीन प्रोडक्ट बन के फंक्शन करेगा वो अलग टाइप का होगा, और जो म्यूटेटेड ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जीन प्रोडक्ट फंक्शन करेगा वो अलग टाइप का होगा। तो ये डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन में ऐसा होता है कि एक डिफेक्टिव जीन प्रोडक्ट बनता है। फिर न्यूमॉर्फ म्यूटेशन में क्या होता है, इफ थ्रू म्यूटेशन अ न्यू डिफेक्टिव जीन प्रोडक्ट इज सिंथेसाइज्ड देन इट इज नोन एज न्यूमॉर्फ म्यूटेशन। देखिए, अब इन दोनों के बीच का अंतर समझिए। ऊपर मैंने क्या कहा, डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन में जो जीन प्रोडक्ट बनता है वो जीन प्रोडक्ट ठीक उल्टा फंक्शन करता है नॉन म्यूटेटेड की अपेक्षा। मतलब एक नॉन म्यूटेटेड ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जो जीन प्रोडक्ट बनेगा उससे ठीक उल्टा म्यूटेटेड ऑर्गेनिज्म के अंदर का जीन प्रोडक्ट फंक्शन करेगा। तो वो म्यूटेशन डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन कहलाया। लेकिन निमॉर्फ म्यूटेशन में क्या होता है, अ न्यू डिफेक्टिव जीन प्रोडक्ट इज सिंथेसाइज्ड। केवल अगर जीन प्रोडक्ट बन ही गया,
बन ही गया, उसके फंक्शनल एस्पेक्ट पे नहीं जा रहे यहाँ हम, केवल उसके बनने भर को ही निमॉर्फ म्यूटेशन कह रहे हैं, क्योंकि एक डिफेक्टिव जीन प्रोडक्ट का बनकर और बॉडी में रहना भी एक प्रकार का म्यूटेशन है। उसके फंक्शन को भूल जाइए, उसका फंक्शन डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन में आया कि बन गया और उसने उल्टा फंक्शन किया, वो डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन कहलाता है। लेकिन सिर्फ बन भर गया, एक जीन प्रोडक्ट डिफेक्टिव जीन से डिफेक्टिव जीन प्रोडक्ट बना, ये निमॉर्फ म्यूटेशन है, ठीक है ना। और अगर ये फंक्शनली एक गलत फंक्शन परफॉर्म करेगा तो फिर ये डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एक डिफेक्टिव जीन से एक डिफेक्टिव जीन प्रोडक्ट का बनना, ये निमॉर्फ म्यूटेशन है। और एक डिफेक्टिव जीन प्रोडक्ट का बन के नॉर्मल फंक्शन से जस्ट उल्टा फंक्शन करना, वो डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन है, ठीक है। दोनों के बीच का अंतर अच्छे से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन लीथल म्यूटेशन क्या होती है? एक लीथल म्यूटेशन, वो उस म्यूटेशन को कहते हैं कि जिस म्यूटेशन से अगर ऑर्गेनिज्म की डेथ कॉज हो, लीथल का मतलब होता है डेथ कॉजिंग, तो अगर ऑर्गेनिज्म की डेथ कॉज करे कोई म्यूटेशन तो वो लीथल म्यूटेशन कहलाती है। देन रिवर्शन, रिवर्शन जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि रिवर्शन किसको बोलते हैं? अगर एक ओरिजिनल टाइप से, वाइल्ड टाइप से म्यूटेटेड वैरायटी बनी और किसी परिस्थिति में वो म्यूटेटेड वैरायटी फिर से वाइल्ड टाइप में बदल गई, तो ये जो रिवर्शन हुआ वाइल्ड से म्यूटेटेड और फिर म्यूटेटेड से वाइल्ड, तो ये जो वापस से म्यूटेटेड से वाइल्ड बना, इसको कहते हैं रिवर्शन। रिवर्शन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। तो ये सेकंड कैटेगरी देखी हमने। पहला देखा कि स्ट्रक्चर पे इफेक्ट कैसे के बेसिस पे म्यूटेशन को कैसे क्लासीफाई करते हैं, देन फंक्शन पे इफेक्ट के बेसिस पे म्यूटेशन को कैसे क्लासीफाई करते हैं, और अब थर्ड में बता रही हूँ कि ऑर्गेनिज्म का जो फिटनेस लेवल होता है उसके बेसिस पे हम म्यूटेशन को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। उसके बेसिस पे एक हार्मफुल म्यूटेशन होती है जो कि ऑर्गेनिज्म की फिटनेस को कम कर देती है या ऑर्गेनिज्म के लिए नुकसानदायक होती है। मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस आर हार्मफुल बट ऑल द म्यूटेशंस आर नॉट हार्मफुल। ज़्यादातर म्यूटेशन हार्मफुल होती है मगर सभी म्यूटेशंस हार्मफुल नहीं होती हैं, ठीक है। तो अगर कोई हार्मफुल म्यूटेशन है तो वो ऑर्गेनिज्म की फिटनेस को क्या करेगी? कम कर देगी। देन बेनिफिशियल म्यूटेशन, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की फिटनेस को बढ़ा देती है, पर प्रायः फिटनेस बढ़ाने के साथ साथ ये न्यू स्पीशीज़ को जन्म देती है, ये इवोल्यूशन को जन्म देती है, ये रिकॉम्बिनेशन को जन्म देती है, ये नए कैरेक्टर, जेनेटिक कैरेक्टर्स को जन्म देती है, ठीक है ना। इसके बारे में अभी हम आगे डिटेल में बात करते हैं। देन न्यूट्रल म्यूटेशंस, जो म्यूटेशन किसी ऑर्गेनिज्म की फिटनेस के संदर्भ में कोई भी चेंज इंड्यूस न करें, उस तरह की म्यूटेशन कहलाती है न्यूट्रल म्यूटेशन, ठीक है। तो ये हुआ बाय इफेक्ट ऑन दी फिटनेस। अब नेक्स्ट फोर्थ है इसमें हमारा बाय इम्पैक्ट ऑन प्रोटीन सीक्वेंस। प्रोटीन की जो सीक्वेंस है उसके ऊपर क्या इफेक्ट के बेसिस पे म्यूटेशन को कैसे क्लासीफाई करा गया। देखिए, एक सबसे कॉमन टाइप का म्यूटेशन जो हम सुनते भी हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अक्सर पूछा जाता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है? देखिए, मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करती हूँ वीडियो को। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एक ऐसा म्यूटेशन है जिसमें विच इज कॉज्ड बाय इंसर्शन और डिलीशन ऑफ अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ डीएनए एंड द एडेड सीक्वेंस इज नॉट इन ट्रिपलेट। प्रायः ज़्यादातर क्या होता है, देखिए ये कोडॉन है, सब लोग जानते होंगे कि ये एक पर्टिकुलर जो ट्रिपलेट बेस पेयर्स का जो सीक्वेंस होता है उसको हम कोडॉन बोलते हैं। एवरी कोडॉन कोड्स फॉर एन अमीनो एसिड, हर कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। कोडॉन की इस ट्रिपलेट सीक्वेंस के बीच में देखिए, अगर एक एडिशनल सिंगल या डबल में कोई सीक्वेंस ऐड हो जाए तो वो एक म्यूटेशन को जन्म देगा और बनने वाला अमीनो एसिड प्रॉपरली नहीं बन पाएगा या प्रॉपर सिंथेसाइज नहीं होगा, या उसके बारे में भी अभी हम आगे देखते हैं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में तो आप बस इतना समझिए कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइप का जो कोडॉन होता है, कोडॉन के बीच में और बेस पेयर्स ऐड हो जाते हैं और ये बेस पेयर्स ट्रिपलेट में ऐड नहीं होते। कोडॉन इज ऑलवेज इन अ ट्रिपलेट, यानी ट्रिपलेट वाले कोडॉन के बीच में नॉन ट्रिपलेट वाले बेस पेयर्स ऐड हो जाते हैं, तो जिसे एक प्रकार का म्यूटेशन माना जाता है और कोडॉन सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर कोडॉन की सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गई तो वो करेक्ट अमीनो एसिड को कोड नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये ओरिजिनल सीक्वेंस है जहां आप देख सकते हैं कि सारे ट्रिपलेट में कोडॉन है, और ये जो है ये म्यूटेटेड सीक्वेंस है जहां आप देख सकते हैं कि कोडॉन के बीच में एक एक्स्ट्रा बेस पेयर इंसर्टेड है। ये बेस पेयर सिंगल में हो सकता है, ये डबल में हो सकता है, लेकिन ये ट्रिपलेट में ऐड नहीं होगा। ये सिंगल में ऐड होकर कोडॉन के सीक्वेंस को क्या कर देगा? डिस्टर्ब कर देगा। देन नेक्स्ट है पॉइंट म्यूटेशन। दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन रिजल्ट्स इन अ चेंज इन अ
सिंगल न्यूक्लियोटाइड, ये वाली जो म्यूटेशन होती है ना, ये क्या करती है कि न्यूक्लियोटाइड को चेंज कर देती है। अब ये फर्दर 2 प्रकार की होती है, हम समझते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग म्यूटेशन है, हम देखते हैं ये किस टाइप की है। इसमें पहला है साइलेंट म्यूटेशन। अब ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें क्या होता है। साइलेंट म्यूटेशन में क्या होता है कि जैसे एक कोडॉन है ना, ये एक मान लीजिए कोडॉन है। अब इस कोडॉन को, जैसे AUG का एग्जाम्पल लें, AUG मिथ्यूनिन को कोड करता है ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स में, हमें पता है। अब AUG रिप्लेस हो रहा है, मान लीजिए AUG किसी और सीक्वेंस से रिप्लेस हो जाए, जैसे GUA से हो जाए, सपोज करिए GUA से रिप्लेस हो रहा है, GUA और AUG दोनों ही मिथ्यूनाइन को कोड करते हो, यानी यहाँ पे म्यूटेशन तो हुआ, AUG जहाँ आना चाहिए था वहाँ AUG नहीं आया, AUG की जगह कौन आ गया, GUA आ गया। लेकिन AUG भी मिथ्यूनाइन को कोड करता है, GUA भी मिथ्यूनाइन को कोड करता है। जो अमीनो एसिड यहाँ पर आके अटैच होगा वो मिथ्यूनाइन ही होगा, भले ही AUG नहीं है, उसकी जगह GUA है, क्योंकि दोनों किसको कोड कर रहे हैं, दोनों मिथ्यूनाइन को कोड कर रहे हैं। लेकिन कोडॉन का रिप्लेसमेंट हो गया है, ठीक है, AUG की जगह यहाँ कौन आ गया है, GUA आ गया है, कोडॉन का रिप्लेसमेंट हो गया है। और कोडॉन का रिप्लेसमेंट होने के बाद भी दोनों क्योंकि सेम अमीनो एसिड को कोड कर रहे थे, इसलिए अमीनो एसिड सेम कोड होगा। पर ये म्यूटेशन है, भले ही सेम अमीनो एसिड आकर अटैच हो, पर इस प्रकार का म्यूटेशन है और ये साइलेंट म्यूटेशन कहलाएगा, क्योंकि कोडॉन कोई भी लगा हो, अमीनो एसिड तो वही लगा जो AUG के केस में लगता। तो एक कोडॉन दूसरे कोडॉन को रिप्लेस कर रहा है, लेकिन जो अमीनो एसिड कोड होना चाहिए था वो यहाँ पे सेम ही अमीनो एसिड कोड हो रहा है। तो इस प्रकार का म्यूटेशन जो कि आसानी से पकड़ा नहीं जा पा रहा, जो कि आसानी से दिख नहीं रहा, इस तरह का म्यूटेशन साइलेंट म्यूटेशन कहलाता है, ठीक है। साइलेंट ये कहीं कहीं आप पाएंगे इसे सिनोनिमस म्यूटेशन भी कहते हैं। देन दूसरा जो म्यूटेशन है वो नॉन सिनोनिमस म्यूटेशन होता है। इन सच टाइप ऑफ म्यूटेशन कोडॉन इज रिप्लेस्ड बाय अदर कोडॉन बट बोथ कोड फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड। अब यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो गया कि एक कोडॉन दूसरे कोडॉन से रिप्लेस हो रहा है और जो दूसरा कोडॉन आकर लगेगा ओरिजिनल कोडॉन की जगह वो अलग अमीनो एसिड को कोड करेगा। साइलेंट म्यूटेशन में दोनों कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहे थे, यहाँ पर जो दूसरा कोडॉन आकर पहले कोडॉन को ओरिजिनल कोडॉन को रिप्लेस करेगा, वो जो दूसरा कोडॉन होगा वो अलग अमीनो एसिड को कोड करेगा, मतलब कि सीक्वेंस पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया, दूसरा अमीनो एसिड यहाँ पर आकर के अटैच हो गया। अब ये जो नॉन सिनोनिमस म्यूटेशन होता है, इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू मिससेंस म्यूटेशन एंड नॉनसेंस म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन किसको कहते हैं, दीज म्यूटेशन चेंजेस इन न्यूक्लियोटाइड टू कॉज म्यूटेशन बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ अ डिफरेंट अमीनो एसिड। दिस कैन रिजल्ट इन अ नॉन फंक्शनल प्रोटीन। सच म्यूटेशन मतलब इसमें क्या हुआ कि एक न्यूक्लियोटाइड देर आर दिस म्यूटेशन चेंज अ न्यूक्लियोटाइड टू कॉज म्यूटेशन बाय सब्सटीट्यूशन टू अ डिफरेंट अमीनो एसिड। किसी भी मतलब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर चेंज हो गया और एक डिफरेंट अमीनो एसिड कोड हो गया, जिससे कि नॉन फंक्शनल प्रोटीन बना, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पूरी तरह से चेंज हो गया, जिससे कि एक डिफेक्टिव अमीनो एसिड प्रोड्यूस हुआ और इससे एक डिफेक्टिव अमीनो एसिड सीक्वेंस से एक डिफेक्टिव और नॉन फंक्शनल प्रोटीन का जन्म हुआ। और इस तरह के म्यूटेशन से कई सारे डिजीज़ होते हैं। देखिए एपिडर्मोलाइसिस ब्यूलोसा, सिकल सेल अनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि सिकल सेल अनीमिया किस तरह की म्यूटेशन से जन्म लेता है, तो ये आपको याद रखना है कि मिससेंस म्यूटेशन से जन्म लेता है। देन नेक्स्ट है नॉनसेंस म्यूटेशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ म्यूटेशन इन विच DNA सीक्वेंस रिजल्ट्स इन अ प्रीमेच्योर और नॉनसेंस कोडॉन विच फर्दर लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ नॉन फंक्शनल प्रोटीन। यहाँ पे क्या प्रीमेच्योर कोडॉन बन रहा है। प्रीमेच्योर कोडॉन का मतलब ये है कि कोडॉन जो जनरेट हो रहा है ना, वो किसी ना किसी तरह से डिफेक्टिव कोडॉन है, या तो वो ट्रिपलेट में नहीं जनरेट हो पाया कोडॉन, या उसके अंदर जैसे अगर AUG बनना था तो AUG की जगह कुछ ऐसा बन गया, AGA बन गया जो कि स्टॉप कोडॉन बन गया, मतलब यह कुछ किसी भी तरह का डिफेक्ट कोडॉन के अंदर जनरेट हुआ और उससे एक प्रीमेच्योर कोडॉन बना और प्रीमेच्योर कोडॉन से एक डिफेक्टिव अमीनो एसिड जुड़ेगा और उससे एक डिफेक्टिव प्रोटीन बनेगा। तो एक नॉनसेंस कोडॉन के ज़्यादातर इसमें यही होता होगा। देखिए हमें पता है कि 3 नॉनसेंस कोडॉन होते हैं, ओकर, अंबर, ओपल, वो तीनों हम आगे पढ़ेंगे। स्टॉप कोडॉन मान लीजिए आकर लग जाए, स्टॉप कोडॉन के लगने के कारण एक प्रीमेच्योर कोडॉन का डेवलपमेंट हो और प्रीमेच्योर कोडॉन से एक डिफेक्टिव अमीनो एसिड आकर जुड़े प्रोटीन सिंथेसिस में, और डिफेक्टिव अमीनो एसिड जुड़ने से क्या हो, एक डिफेक्टिव प्रोटीन प्रोडक्ट, जीन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो।
तो इस तरीके का म्यूटेशन जो कि एक प्रीमेच्योर कोडॉन बनने से जनरेट होता है वो कहलाता है नॉनसेंस म्यूटेशन। देन अगर इनहेरिटेंस के बेसिस पे हम म्यूटेशन को क्लासीफाई करें तो इनहेरिटेंस के बेसिस पे म्यूटेशन को दो तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है, जर्म लाइन म्यूटेशन एंड सोमैटिक म्यूटेशन। ऐसा कोई भी म्यूटेशन जो जर्म सेल्स में होता है, जैसे स्पर्म्स में हो या ओवम में हो, ये जेनेटिक लेवल पर हो, वो जर्म लाइन म्यूटेशन जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाए, ऐसा जो म्यूटेशन होता है वो जर्म लाइन म्यूटेशन कहलाता है। और जो वेजिटेटिव सेल्स में या ऐसे सेल्स में म्यूटेशन हो जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में ना हो, वेजिटेटिव सेल्स में अगर म्यूटेशन हो जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट ना हो, जेनेटिक लेवल पर जो म्यूटेशन ना हो, उसे हम सोमैटिक म्यूटेशन बोलते हैं। देन एक लास्ट कैटेगरी है, एक स्पेशल क्लास ऑफ म्यूटेशन है कंडीशनल म्यूटेशन। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। कंडीशनल म्यूटेशन जो होती है, इट इज़ अ टाइप ऑफ म्यूटेशन इन विच अ वाइल्ड टाइप फिनोटाइप अंडर सर्टेन कंडीशंस एंड अ म्यूटेंट फिनोटाइप अंडर सर्टेन रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस would show their effect while in other condition they will not show any effect। अभी इसका एक्चुअली मतलब क्या है कि एक वाइल्ड टाइप कंसिडर करिए और एक म्यूटेटेड टाइप कंसिडर करिए। ये कहना चाह रहे हैं कि यदि एक वाइल्ड टाइप के कैरेक्टर को हम एक पर्टिकुलर कंडीशन दे दें और एक वाइल्ड टाइप के साथ साथ एक म्यूटेंट को एक रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन दे दें, तो कभी कभी क्या होता है कि दोनों सेम इफेक्ट शो करने लगते हैं। मतलब वाइल्ड टाइप का जो कैरेक्टर है, यदि उसे भी एक पर्टिकुलर टाइप की कंडीशन दे दी जाए तो वो भी कभी कभी म्यूटेटेड टाइप की तरह ही बिहेव करता है, और म्यूटेटेड वाले को अगर रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन दे दी जाए तो वो तो म्यूटेटेड करेगा ही। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझिए। अ टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेशन कैन कॉज सेल डेथ एट हायर टेम्परेचर बट माइट हैव नो इफेक्ट एट लो टेम्परेचर। अगर कोई टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेशन हुई है तो वो डेथ कॉज कर सकती है हाई टेम्परेचर पे, लेकिन वो कोई भी डेथ लो टेम्परेचर पे कॉज नहीं करेगी, है ना। मतलब अगर टेम्परेचर सेंसिटिव है म्यूटेशन तो वो सिर्फ हाई टेम्परेचर पर ही अपना इफेक्ट शो करेगी। अब ये रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट हो गया कि वो लो टेम्परेचर पे अपना इफेक्ट नहीं शो करेगी। और अगर कोई वाइल्ड टाइप का भी कैरेक्टर है और वो हाई टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंट नहीं है, तो वो हो सकता है लो टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंट ना हो, तो वो उस परिस्थिति में लो टेम्परेचर पे डेथ कॉज कर दे और हाई पे ना करे। यानी कि एक वाइल्ड टाइप और एक म्यूटेंट टाइप। वाइल्ड टाइप किसी किसी जगह पे कंडीशन मिलने पे म्यूटेंट की तरह बिहेव कर सकता है, और एक म्यूटेंट टाइप यदि हम उससे एक रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन दें तो वो हो सकता है म्यूटेटेड की तरह बिहेव ना करे। जैसे कि एक टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेशन के बारे में उन्होंने बताया कि टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेशन अपनी रिस्ट्रिक्टिवनेस के कारण केवल हाई टेम्परेचर पर ही असर शो करेगी, लो टेम्परेचर पे असर नहीं शो करेगी क्योंकि वो लो टेम्परेचर पे फंक्शनल नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि म्यूटेंट वैरायटी भी अपनी रिस्ट्रिक्टेड परिस्थिति में अपना इफेक्ट पूर्णतः शो नहीं कर पा रही है। ठीक है, देन ये हुए हमारे मॉलिक्यूलर बेसिस, आप इसे कह लीजिए क्लासिफिकेशन कह लीजिए म्यूटेशन का। अब म्यूटेशन रेट की बात करें। म्यूटेशन रेट्स वेरी सब्सटेंशियली अक्रॉस द स्पीसीज एंड द इवोल्यूशनरी फोर्सेस दैट जनरली डिटरमाइन द म्यूटेशन। मतलब कि जो म्यूटेशन रेट होता है वो स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी करता है, लेकिन अभी म्यूटेशन रेट के बारे में कुछ बहुत ऑथेंटिक जानकारी हमारे पास नहीं है, उस पर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। अब हम आते हैं बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन पे कि डिसएडवांटेजेस म्यूटेशन के क्या हैं और बेनिफिशियल एस्पेक्ट म्यूटेशन के क्या होते हैं। जैसा कि मैं शुरू से बोल रही हूँ कि ऑल म्यूटेशंस आर नॉट हार्मफुल बट मोस्ट ऑफ देम आर हार्मफुल, देयर बेनिफिशियल इफेक्ट इज़ वेरी लिमिटेड। यानी कि म्यूटेशन का जो बेनिफिशियल इफेक्ट होता है वो कम होता है, ज़्यादातर उसका हार्मफुल इफेक्ट होता है, लेकिन सभी म्यूटेशंस हार्मफुल नहीं होते हैं। तो इसका हार्मफुल इफेक्ट देखते पहले क्या है, ये कैंसर डेवलपमेंट को जन्म दे सकता है, ट्यूमर सेल को मैलिग्नेंट सेल में बदलने में सहायक होता है ना। इट कैन लीड टू, जैसा कि मैंने शुरू से पूरे लेक्चर में बताया कि एक डिफेक्टेड म्यूटेटेड जीन, एक म्यूटेटेड क्रोमोसोम, एक म्यूटेटेड डीएनए, इन सब से क्या बनेगा, एक डिफेक्टिव
जीन प्रोडक्ट या एक डिफेक्टेड म्यूटेटेड प्रोटीन बनेगा जो कि पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म के सेटअप को डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिर एक चीज़ होती है प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या होते हैं? प्रोटीन विच डू नॉट कंटेन जेनेटिक मटेरियल। ऐसा प्रोटीन जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, लेकिन अगर इस प्रियॉन में भी किसी तरह का म्यूटेशन हो जाए तो ये बॉडी में डिजीज़ कॉज कर सकता है। ठीक है, ये बॉडी में डिजीज़ कॉज कर सकता है। एंड म्यूटेशन कैन कॉज डुप्लीकेशन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ डीएनए थ्रू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। म्यूटेशन जो है वो डीएनए में भी डुप्लीकेशन कॉज कर सकता है। रिकॉम्बिनेशन अगर उसमें होता है तो वो म्यूटेशन डुप्लीकेशन, जैसा मैंने शुरू में भी बताया था कि एक प्रकार का म्यूटेशन है जिसमें क्रोमोसोम का सेगमेंट डुप्लीकेट हो जाता है, तो म्यूटेशन लार्ज सेक्शन ऑफ डीएनए में भी डुप्लीकेशन कॉज कर सकता है। एंड म्यूटेशन कैन ऑल्सो लीड टू चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर। म्यूटेशन जो है वो क्रोमोसोम नंबर में भी चेंजेस कॉज कर सकता है एंड इट कैन लीड टू डिजास्ट्रस इफेक्ट। इससे बहुत भारी मात्रा में नेगेटिव इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं। अब इसका ये तो इसका डिसएडवांटेज हुआ। इसका एडवांटेज क्या होगा? सबसे पहला और सबसे बड़ा, ये इवोल्यूशन को जन्म देता है। इवोल्यूशन समझते हैं ना, धीरे धीरे होने वाले ऐसे चेंजेस जो कि नए स्पीशीज़ को जनरेट करने में सहायक हों, इवोल्यूशन को जन्म देते हैं और नए स्पीशीज़ के फॉर्मेशन को म्यूटेशन जन्म देता है। ठीक है, जैसा मैंने शुरू में भी बताया था कि रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को जन्म देता है, नए नए कैरेक्टर्स देखे जा सकते हैं आने वाली स्पीशीज़ में। देन प्लांट्स के अंदर जो सोमैटिक म्यूटेशन होता है वो सीड प्रोडक्शन और ग्राफ्टिंग में रिजल्ट करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो म्यूटेशन मेंटेन करता है जर्मलाइन, जीनोम की जर्मलाइन को मेंटेन करने में भी सहायक होता है। इसका सबसे बड़ा, सबसे यूज़फुल एस्पेक्ट यही माना जाता है कि इवोल्यूशन का कॉजेटिव एजेंट होता है और ये नए स्पीशीज़ के फॉर्मेशन को लीड करता है। ठीक है ना, मैं होप करती हूँ कि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे किसी भी तरीके की कोई भी डिफ़िकल्टी है तो प्लीज़ लेट मी नो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली।